नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम पिछले दिनों से हिंदी क्लास निरंतर पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने वर्ण विचार संबंधी जो प्रकरण हैं उसमें जितने भी तथ्य होते हैं उन सभी का सूक्ष्मता से और गहन अध्ययन किया है। अब जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों की मांग थी कि संस्कृत की क्लास भी शुरू की जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम आप लोगों के लिए संस्कृत की क्लास का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, और जिसमें हमारे रीट भर्ती परीक्षा जो आगामी फरवरी 2021 में प्रस्तावित है उसको लेकर ही हम रीट भाषा में पूछे जाने वाली जो द्वितीय भाषा है संस्कृत भाषा, उस पर विचार करेंगे। रीट भर्ती परीक्षा में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि दो भाषाओं से संबंधित हम प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें एक हिंदी भाषा और एक संस्कृत भाषा। इन दोनों भाषाओं के अलावा और भी अन्य भाषाएं होती है, लेकिन अधिकांशतः विद्यार्थी इन दोनों भाषाओं का चयन करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर के नाम से एक चैनल बनाया, और ताकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो भाषा है रीट में पूछे जाने वाली है उस पर आप अच्छे से तैयारी कर सकें। हमारी हिंदी की क्लास अनवरत वहां पर जारी है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी उस क्लास को नहीं देखा है तो लैंग्वेज एजुकेशन सुल्तानपुर पर जाकर के आप यूट्यूब पर जाकर के हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा और वहां उसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर के हमारे वर्ण विचार संबंधी सभी 10 वीडियो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। अब आज से हम संस्कृत की क्लास की बात करने वाले हैं, जहां संस्कृत में भी आपको 30 प्रश्न वहां पर रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उनका जो स्तर है वो वैसे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में एक ही कॉमन ही सिलेबस है। थोड़ा सा अंतर वहां पर पाया जाता है, जो मैं आपको बिल्कुल वहां समय समय पर स्पष्ट कर दूंगा। अब हम बात करें हमारी जो वहां पर संस्कृत भाषा पूछी जाती है, संस्कृत भाषा, जिसमें हमसे वहां 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के वहां प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं? हमसे वहां प्रश्न जो पूछे जाते हैं संस्कृत भाषा में वो व्याकरणिक प्रश्न होते हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। और उन प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, क्या स्तर होता है, उन सभी को हम दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर बिल्कुल सरल और सहज भाषा में अध्ययन सुनिश्चित करेंगे, ताकि सभी विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। हम जानते हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं यहाँ पर रीट भाषा में संस्कृत भाषा का जो चयन करते हैं, उनमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका पाला 10वीं के बाद अब पड़ा है रीट भर्ती परीक्षा में बैठने के लिए, जब उन्हें संस्कृत का चयन करना पड़ गया 10वीं के बाद से, मतलब कम से कम भी देखें तो 6-7 सालों का अंतर तो आ ही गया। तो बिल्कुल वहां उन विद्यार्थियों का इस भाषा से लिंक टूट चुका होता है। उन्हीं विद्यार्थियों को भी ध्यान में रखते हुए और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल हम जीरो से शुरुआत करेंगे संस्कृत अध्ययन की भी, जैसा हमने हिंदी भाषा में पढ़ा है। आशा यही रहेगी कि बिल्कुल न्यून स्तर से, जीरो स्तर से हम इस विषय को उठाएंगे और सभी विद्यार्थियों को ये विषय समझ में आ सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए हम आगाज करते हैं आज से हमारी इस संस्कृत भाषा की क्लास का। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो मूल केंद्र है वो बिल्कुल एक एक पद को लेकर के होता है।
कि कहाँ शब्द जो है कैसे बना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले यह संस्कृत भाषा लिखा हुआ है तो हमारे लिए जानना ये जरूरी हो जाता है कि ये संस्कृत क्या है, संस्कृत शब्द कैसे बना और इसका अर्थ क्या होता है, इसका प्रकृति प्रत्यय क्या होता है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारी संस्कृत भाषा जो व्याकरण से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां हमसे वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि से संबंधित, समास से संबंधित, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप इत्यादि से संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन समय समय पर प्रकरण के संदर्भ में उन सभी पर बात करना हम यहाँ आवश्यक समझेंगे। जैसे संस्कृत शब्द यहाँ आया, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, प्रकृति क्या है, इन सभी का हम यहाँ पर भी विचार करेंगे, ताकि जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, वहां हमें इतनी समस्या नहीं आए और वहां आपका दोहराव हो, रिवीजन वाली स्थिति वहां पर हो जाए और आप तुरंत समझ जाए कि हाँ वहां पर ऐसा था, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो हम देखते हैं संस्कृत शब्द कैसे बना है और इसका अर्थ क्या होता है। देखो, संस्कृत शब्द जो है ये बना है सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय जोड़ने पर, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय जोड़ने पर संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। देखिएगा कैसे हुआ है। क्री धातु है जो करना अर्थ में आती है, क्री धातु करना अर्थ में, इसके रूप चलते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, इस प्रकार। सम उपसर्ग ये आता है अच्छा अर्थ में, अच्छा अर्थ में सम उपसर्ग का प्रयोग होता है। ध्यान रहे सम उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में ये सम हलंत है और हिंदी में एक और सम उपसर्ग का प्रयोग होता है ये सम, इसका मतलब समान, बराबर, इक्वल, ये, और इसका अच्छा है। तो सम उपसर्ग क्री धातु कत प्रत्यय जोड़ने पर संस्कृत शब्द की निष्पत्ति होती है। अब कैसे होती है ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। कत प्रत्यय में केवल शेष रहेगा त, यहाँ क की लसक्व तद्धित एक सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा से अभिप्राय है इसका लोप, लोप मतलब ये क को यहाँ से गायब ही कर देंगे हम। कैसे, कौन से सूत्र से हुआ, मैंने क्या बोला, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो आपके काम की चीज है उसको मैं बिल्कुल विस्तार से और सहज सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो आपके काम की चीज है, जो आपसे पूछा जाने वाला है। बहुत सारे सूत्र प्रयोग में आते हैं संस्कृत भाषा में, बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन उन सूत्रों के चक्कर में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यदि उन सूत्रों को आप रटने बैठ जाओगे तो अन्य जो विषय हैं उनकी तैयारी और कौन करेगा। तो जो समझने लायक चीज है, जो हमसे पूछी जाने वाली है, उसी बात को मैं आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो मतलब ये आपको ध्यान ये रखना है, कत प्रत्यय में त शेष रहेगा, बस त है। तो हमारे सामने स्थिति निकल के आ गई, सम उपसर्ग क्री धातु त, ये निकल के आ गई। क्री धातु करना अर्थ में आती है। अब यहाँ ऊपर अनुस्वार भी तो लगना है, वो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, ये म का अनुस्वार बन जाएगा। पद के अंदर म हो, मो अनुस्वार एक सूत्र आता है, वो कहता है कि म के आगे कोई भी व्यंजन आ रहा हो, म के आगे कोई भी व्यंजन आ रहा तो म को अनुस्वार में बदल सकते हैं, यानी म को अनुस्वार में बदल देंगे तो हमारे पास स्थिति हो गई सम। इस प्रकार सम, अब बीच में स और लाना है हमें। एक सूत्र आता है सम परिभ्याम करोतौ भूषणे, एक सूत्र आता है
संपरिभ्याम करोतौ भूषण। ये सूत्र कहता है कि सम और परि इन उपसर्गों के आगे करोतौ क्री धातु आ रही हो, भूषणे भूषण अर्थ में, भूषण से मतलब है अलंकृत करने अर्थ में, संस्कारवान अर्थ में। भूषण से मतलब होता है हमारे जो आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, और गहने क्या करते हैं? अलंकृत करते हैं। गहने का क्या काम है? क्यों धारण करते हैं हम गहनों को? हम अपने को अलंकृत दिखा सकें, सजावटी दिखा सकें, इसलिए। तो भूषण से तात्पर्य हुआ कि जो अलंकृत करने अर्थ में आ रहा हो, संस्कारवान बनाने अर्थ में आ रहा हो। तो इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ हुआ सूत्र का कि सम और परि उपसर्ग के आगे यदि क्री धातु आ रही हो, कौन से अर्थ में? संस्कारवान बनाने अर्थ में या अलंकृत करने अर्थ में, तो यहाँ क्री धातु से पहले उपसर्ग और क्री धातु से पहले सुट का आगम होता है। सुट का आगम होता है। अब ये सुट क्या है? ये आगम है, यानी बीच में सुट का आगम हो जाएगा और सुट में शेष रहेगा स। ये आधा स शेष रहेगा, यानी ऐसी स्थिति बन जाएगी सम प्लस सुट का आधा स प्लस क्री प्लस ये कस प्रत्यय का त। ऐसी स्थिति हमारे पास उत्पन्न हो गई। सम उपसर्ग जो था ये सुट का स और क्री धातु हमारे पास थी सही, और कस प्रत्यय का त। सुट का स कैसे रहा? इसके लिए भी जो है पूरे नियम हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना कतई उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि आप थोड़े से यहाँ डाइवर्ट हो सकते हैं उस चीज से। हालांकि बताना सही है, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए या फर्स्ट ग्रेड के लिए चीजें उचित रहेगी। यहाँ आपसे रीड भाषा में ऐसी चीजें पूछी भी नहीं जाती कि यहाँ जो सुट का आगम हुआ तो इसमें कहाँ गया, ऊ कहाँ गया, आदर्श कैसे बचा है। ट हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है, उपदेश अनुनासिक सूत्र आता है, उससे ऊ की संज्ञा हो जाएगी और आधा स बचेगा। लेकिन उन चीजों को आपको ध्यान नहीं देना है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई सम। अब देखो हम म का क्या बना चुके थे? अनुस्वार। हमने कहा था म के आगे कोई भी व्यंजन आए, यहाँ पर भी ऐसा आ रहा है, तो म का क्या बन गया? बोलो, अनुस्वार बन गया। ठीक है, आधा स, आधे स को हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। क्री धातु है हमारे पास, क्री लिख दिया। अब जो कत प्रत्यय का त बचा था उसको ऐसे लिख दिया। बताओ हमारा संस्कृत शब्द बना है कि नहीं? संस्कृत शब्द बन गया। अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, ये जो कत प्रत्यय है ये भूतकाल अर्थ में आता है। भूतकाल अर्थ को प्रकट करता है निष्ठा। निष्ठा सूत्र से ही कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है समाप्ति। यानी जहां जिस शब्द में कत प्रत्यय लगा है वो भूतकाल अर्थ ही प्रकट करेगा हमेशा और हमेशा। तो संस्कृत शब्द का अर्थ हुआ हमारा सम यानी अच्छा, क्रिया यानी करना, जो अच्छा करता है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ परिशुद्ध किया हुआ, परिष्कृत की गई या संस्कारवान बनाई गई भाषा, संस्कृत भाषा। संस्कृत इसको बोलेंगे हम, इसका उच्चारण करेंगे, जिसका अर्थ हुआ संस्कृत का अच्छी तरह की गई। सम माने अच्छा, क्रिया नहीं करना, कत प्रत्यय भूतकाल अर्थ में, तो की गई, किया गया, अच्छी प्रकार से किया गया। क्या किया गया? परिष्कृत किया गया। किसको? भाषा को अच्छी तरह शुद्ध किया गया। और है भी, क्योंकि संस्कृत भाषा क्या कहा हमने पहले? जगत जननी, सभी भाषाओं की जननी है। यानी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग हमारे देवगण ऋषि मुनि भी करते थे, उनकी भाषा है संस्कृत भाषा। और यही नहीं, हिंदू धर्म में जितने भी रीति रिवाज संपन्न होते हैं वो सभी
जो जितने भी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं हिंदू धर्म में, वो सभी मांगलिक कार्य सिर्फ और सिर्फ केवल संस्कृत भाषा में ही संपन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संस्कृत भाषा कैसी भाषा? संस्कारवान, परिशुद्ध की गई है, परिशुद्ध पवित्र की गई है, पवित्र है? इसका अर्थ यही है संस्कृत, जो पवित्र की गई, परिशुद्ध है, संस्कारवान है वो। इसीलिए सभी मांगलिक कार्य इसी में संपन्न होते हैं हमारे संस्कृत भाषा में। अब ये इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने आपको रामायण बताई, उसका कोई ना कोई प्रयोजन तो अवश्य ही होगा। क्या प्रयोजन होगा? यहाँ से भी हमसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, बिल्कुल रीट भाषा में, रीट भर्ती परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि साधारण प्रश्न है। हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं और हमें संस्कृत का ही पता नहीं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय, इसका अर्थ क्या होता है। तो हमें दे दे संस्कृत इत्यत्र क धातु, तो यहाँ कौन सी धातु है? तो हम बताएंगे क्री धातु है, यहाँ करना अर्थ में जो आती है। संस्कृत इत्यत्र क प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? तो हम बताएंगे कत प्रत्यय है, यहाँ पर बिल्कुल कत प्रत्यय है। इत्यत्र क उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है? तो हम बताएंगे सम उपसर्ग है। ध्यान रहे, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन कर सकता है एग्जामिनर। उपसर्ग पूछ लिया और उपसर्ग पूछने पर हमें पहला ऑप्शन ये रख देगा सम और दूसरा रख देगा सम, तो हमें कौन सा वाला विकल्प चयन करना होगा? दूसरा वाला, क्योंकि इसमें हलंत है और हलंत वाला सम इसमें आएगा संस्कृत में। यह गलत होगा। तो इस प्रकार से हमें छोटी छोटी बारियों को भी बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, और जितनी भी ऐसी गहन बारीक चीजें आएगी उनका हम बिल्कुल यहाँ उस संदर्भ में विचार करेंगे ही करेंगे। तो ये संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई। व्युत्पत्ति से मतलब रचना या बनावट, इसकी रचना या बनावट कैसे हुई संस्कृत शब्द की? तो इस प्रकार से हुई, समुपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय जोड़ने पर हम संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ। हाँ, और बीच में सुट का आगम होगा, जिसका सशेष, आधा सशेष रहेगा, लेकिन मूल रूप से इसकी व्युत्पत्ति यह है। वो बीच में उस स का आगम हुआ। आगम से तात्पर्य है बीच में जबरदस्त, बीच में आकर के बैठ जाना, बीच में आकर के बैठ गया, ये यहाँ दोनों के बीच में स का आगम हो गया, ये स का आगम हो गया, ये बीच में आकर के बैठ गया है। ये जो सम, क्री और कत प्रत्यय थे, इन्होंने इस स को एडजस्ट कर लिया, जगह दे दी कि आ जाओ हमारे साथ बैठ सकते हो। ये आगम है। दो शब्द होते हैं संस्कृत भाषा में से, एक होता है आदेश। यदि आप लोगों ने पूर्व में थोड़ी सी भी तैयारी की होगी या कहीं पढ़ा होगा बुक वगैरह से, तो आपने ध्यान दिया होगा एक शब्द का और प्रयोग होता है जो है आदेश, कि इस वर्ण के स्थान पर ये वर्ण आदेश होता है और यहाँ इस वर्ण का आगम हुआ। दो शब्द ऐसे होते हैं, एक तो होता है आदेश और एक होता है आगम। आदेश अंग्रेजी में बोले तो ऑर्डर, और किसी को हम ऑर्डर देते हैं तो वो हमारे कार्य को आसानी से करता है। क्या करता तो है, उसकी मजबूरी है, हमने उसको ऑर्डर दिया काम करेगा, लेकिन अच्छे प्रकार से नहीं करेगा, मानसिक भाव के साथ नहीं करेगा, है? कर रहा है वो दबाव में आकर के। तो ऑर्डर देना जो है किसी को अनुचित होता है। हम इको यणसी सूत्र पढ़ते हैं, यण संधि में इको यणसी, वहां पढ़ते हैं ई के स्थान पर यह आदेश होगा, उ के स्थान पर वह आदेश होगा, है? तो वहां ई का क्या आदेश किया हमने? यह आदेश किया, और ई गायब भी हो गया, वहां से हट गया, और उसका स्थान किसने ले लिया? य ने ले लिया। ई का स्थान य ने ले लिया। यण संधि में ई हट जाता और ये आ जाता, तो ऑर्डर होता है ये, तुम हटो मैं बैठूंगा, ये वाली स्थिति उत्पन्न हो गई यहाँ। तो
इसको हटा दिया, ई को इसने, और ये ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो ये हुआ आदेश। उठो यहाँ से। कोई अपनी चेयर पर बैठा है और बाहर से कोई दूसरा आया और कहा, उसको उठाया, तुम उठो मैं बैठूंगा, तो ये हुआ आदेश। जबकि यहाँ जो स का आगम स आया, उसने किसी को नहीं हटाया। बताओ, सम को हटाया, क्रिया को हटाया, कट प्रत्यय को हटाया, किसी को नहीं हटाया, बीच में आकर के एडजस्ट हो गया। मतलब दूसरी तरह से हम समझें तो ये समझें कि एक महोदय कुर्सी पर बैठे हैं, बाहर से कोई दूसरे आए तो उन्होंने उनको नहीं हटाया, अपितु बीच में एडजस्ट करके कुर्सी कहीं खाली पड़ी थी वहां से ला करके अपने परिचित के पास बैठ गए, उनको उठाया नहीं। ये क्या हुआ? ये हुआ आगम है। और एक महोदय आए थे जो उन्होंने डायरेक्ट आकर के उसको उठा, उठो मेरे को बैठना है, तो उठा कर, वो हुआ ऑर्डर, आदेश। वो तो आदेश। और जो बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपना स्थान बना लेता है उसे कहेंगे आगम। तो इसलिए इसको हमने सबको आगम कहा है। तो ये चीजें भी हाँ आपको समझ में आ गई हो गई। तो हमसे जो प्रश्न पूछे जाने वाले थे ये कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी इसकी धातु है। ध्यान रखें, धातु को हम प्रकृति शब्द के नाम से भी संबोधित करते हैं। प्रकृति यानी मूल, मूल यानी धातु। इस शब्द में मूल क्या है, धातु क्या है। तो आपसे पूछ लिया जाए संस्कृत इत्यत्र का प्रकृति, इत्यत्र प्रकृति क्या है, कौन सी प्रकृति है यहाँ, तो प्रकृति मतलब धातु, और धातु हम बताएंगे क्री। तो धातु पूछा जाए चाहे प्रकृति पूछा जाए, प्रश्न पूछने का मैं तरीका बिल्कुल आपको साथ के साथ बताऊं कैसे कैसे हमसे प्रश्न वहां पूछा जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार से, प्रकृति धातु न पूछ कर, तो प्रकृति मतलब भी धातु से ही तात्पर्य होगा। प्रकृति प्रत्यय बताइए, तो प्रकृति मतलब तो धातु हो जाएगा, प्रत्यय मतलब प्रत्यय। प्रकृति क्रिया बताओगे और प्रत्यय बताओगे। ये बात हुई। आप इसकी व्युत्पत्ति लिख लीजिएगा। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय जोड़ने पर संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति निष्पन्न होती है, जिसका अर्थ है परिष्कृत करना, शुद्ध करना, है ना। और मध्य में सुड का आगम होता है। चाहे तो आप सूत्र लिख सकते हैं, लेकिन आपके कोई काम का नहीं, सूत्र कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये स्तर आपका नहीं है सूत्र पूछने वाला, स्तर आपका नहीं। ये सूत्र आपसे पूछा नहीं, केवल आपको समझने के लिए बताया मैंने कैसे सुड का आगम हुआ है यहाँ पर, इस प्रकार। अब अगली जो चीज है पूछा जा सकता है वो है आपका कि संस्कृत शब्द कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है। संस्कृत शब्द कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है। हमारे सिलेबस में लिंग ज्ञान भी है कि कौन सा शब्द कौन से लिंग में प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल साथ के साथ हम उन इस प्रकार की विषय सामग्री को स्पष्ट करते हुए चलेंगे, ताकि बाद में हमें कोई बर्डन नहीं रहे कि एक साथ ही सारा कुछ पढ़ना है। धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ेंगे तो बिल्कुल अंत में जाकर तो सारा बिल्कुल हमें स्पष्ट हो ही जाएगा कि हमें पढ़ना क्या था और हमने क्या पढ़ लिया अब तक, है। कहीं ऐसा ना हो अभी सारी चीजें बता दो और फिर बाद में पता लगे कि हमें लिंग ज्ञान भी पढ़ना है, और फिर जब मैं आपको परिचय करवाऊंगा भाई लिंग ज्ञान क्या होता है, लिंग कितने होते हैं संस्कृत भाषा में, हाँ, और कौन कौन से शब्द किस किस में आते हैं, तो फिर वो बड़ी मुसीबत की बात होगी। तो इसीलिए आप सभी को पता होगा संस्कृत भाषा में 3 लिंग प्रयोग में होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता हो पुल्लिंग शब्द है, ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता हो वे स्त्रीलिंग है, और ऐसे शब्द जिनसे न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का ज्ञान होता हो, बोध होता हो, वे शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा प्रश्न ये था
कि संस्कृत शब्द जो है कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है। अब देखो, लिंग निर्धारण का जो काम है वो ज्यादातर अधिकांशतः प्रत्यय से हो जाता है। जो प्रत्यय जुड़ा है उससे हम पहचान कर सकते हैं लिंग। हम कैसा प्रत्यय बताए थे संस्कृत शब्द में? कत प्रत्यय बताए थे। संस्कृत शब्द में हमने जुड़ा था समुपसर्ग पूर्वक क्री धातु से कत प्रत्यय। अब ध्यान रहे, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे वहां और विस्तार से इसकी चर्चा करना उचित समझेंगे। कत प्रत्यय का त शेष बचा था, और कत प्रत्यय तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी इसका प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी इसका प्रयोग होता है, और नपुंसक लिंग में भी इसका प्रयोग होता है। यानी इसका जो त शेष रहता है, तो पुल्लिंग में तो इसका शेष रहता है त, स्त्रीलिंग में ता, और नपुंसक लिंग में तम। कत प्रत्यय से बने हुए शब्द जितने भी हैं, कत प्रत्यय से बने हुए शब्द जितने भी हैं, उनका हम तीनों लिंगों में प्रयोग कर सकते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, और नपुंसक लिंग में। अब यदि हमारे सामने शब्द ये हैं संस्कृतः, दूसरा शब्द भी हो सकता है संस्कृता, और तीसरा शब्द भी हो सकता है संस्कृतम। बिल्कुल, कत प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो तीनों रूप बन सकते हैं। पुल्लिंग वाला रूप भी बन सकता है, स्त्रीलिंग वाला भी बन सकता है, और नपुंसक लिंग वाला भी यहाँ रूप हम बना सकते हैं। तो तीनों रूप हमारे लिए यहाँ पर बन गए हैं। यदि ऐसा शब्द देकर के, ये शब्द देकर के हमसे यहाँ लिंग पूछा जाता है कि इत्यस्मिन् शब्दे को लिंगः, तो हमारा जवाब होना चाहिए पुल्लिंग, क्योंकि पुल्लिंग का रूप शेष है। यदि ये शब्द देकर के पूछा जाता है इत्यत्र कलिंगः, तो स्त्रीलिंग ता, और यदि संस्कृतम देकर के लिंग ज्ञान पूछा जाता है तो तमारा, मतलब नपुंसक लिंग। तो संस्कृत शब्द तीनों लिंगों में प्रयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा वाला शब्द रूप हमसे पूछा तो वह पुल्लिंग बताएंगे, इसमें स्त्रीलिंग बताएंगे, और इसमें नपुंसक लिंग बताएंगे। तीनों ही लिंगों में इसका प्रयोग होगा। तो आपको संस्कृत भाषा का लिंग भी समझ आ गया होगा। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारी रीट भर्ती परीक्षा में संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। संस्कृत शब्द का हमने विस्तार से परिचय ले लिया है, इसकी व्युत्पत्ति हमने बताई है, इसका लिंग निर्धारण हमने कर दिया। भाषा शब्द है, भाषा का परिचय देने की यहाँ कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि हिंदी भाषा की क्लास में शुरुआत में हमने भाषा का बहुत ही शानदार और विस्तार रूप से परिचय वहां पर दे दिया है। यदि आप लोगों ने उस कक्षा को नहीं देखा है तो वहां जाकर के हमारी वीडियो प्लेलिस्ट से उन कक्षाओं को देख सकते हैं और आप फायदा उठा सकते हैं। अब बात आती है संस्कृत व्याकरण की। संस्कृत व्याकरण, संस्कृत का हम परिचय ले चुके, अब बारी आती है व्याकरण की कि व्याकरण क्या है, व्याकरण शब्द कैसे बना। बिल्कुल यहाँ पर भी वही प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका प्रयोजन क्या है व्याकरण का, क्यों व्याकरण का प्रयोग हुआ, क्यों इसको समाहित किया गया, क्या आवश्यकता महसूस हुई व्याकरण की है। हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि व्याकरण की आवश्यकता महसूस क्यों हुई, व्याकरण कहते किसे हैं, इन चीजों का तो हमें पता होना ही चाहिए। और यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाए, हम व्याकरण के अंग पढ़ते रहें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनको रटते रहे और हमसे प्रश्न यहीं से पूछ ले जाए एग्जामिनर कि व्याकरण शब्द में बताओ उपसर्ग कौन सा है, प्रकृति कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, फिर क्या करें। तो हर एक विशेष सामग्री का बिल्कुल जड़ से अध्ययन हमें करना है, बिल्कुल एक एक बिंदु का हमें परिचय लेते हुए चलना है। हमारा प्रयास बिल्कुल यही रहता है कि एक भी प्रश्न हमसे छूट न पाए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। व्याकरण शब्द का हम परिचय लेने जा रहे हैं, व्याकरण शब्द कैसे बना है। देखिए, व्याकरण शब्द जो है V+ आंग
उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय जोड़ने पर व्याकरण शब्द निष्पन्न होगा। देखिए कैसे बनेगा, वी उपसर्ग आंग उपसर्ग। आंग उपसर्ग संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है जिसमें न की वही लोप हो जाएगा और शेष रहेगा केवल और केवल आ। तो आंग से मतलब केवल आ ही समझिए। वी और आ उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय, ऐसे बनेगा हमारा व्याकरण शब्द। कैसे बनेगा देखिएगा, वी और आ। यदि आपने संधि पहले पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी आपको पता है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि यदि प्रथम शब्द के अंत में ई उ री में से कोई वर्ण आए और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो वहां यण संधि होगी। तो यहाँ यण संधि ई का क्या होता है अभी बताया था मैंने, य, तो ई का य। अब यहाँ ई का य हम कर देंगे तो स्वर को यहाँ निकालेंगे हम, ई का य करेंगे तो यहाँ व्यंजन बचेगा और व्यंजन हमेशा कैसा होता है, आधा, यानी वह कैसा बचेगा इस प्रकार। ई का हम क्या कर रहे हैं, य आधा। जब भी ध्यान रहे, जब भी किसी वर्ण के स्थान पर नया वर्ण आदेश होता है, नया वर्ण आदेश होता है, आदेश हमने अभी बताया, ई के स्थान पर ई आ गया। ई का कहाँ अस्तित्व है क्या, कहीं नहीं है, हटाई दिया उसको, ऑर्डर दे दिया कि तुम चले जाओ यहां से, आदेश दे दिया। तो यह जब भी किसी वर्ण के स्थान में नया वर्ण स्थान परिवर्तन करता है आता है तो वो हमेशा व्यंजन आता है और व्यंजन हमेशा आधा होता है, ध्यान रहे। व्य आगे क्या है, आ की मात्रा इसमें जोड़ेंगे तो व्या ही बन गया व्या। आगे क्री प्लस क्री। लुट प्रत्यय में भी, प्रत्यय में जो है प्रथम और अंतिम वर्ण की संज्ञा हो जाती है प्राय, प्राय अधिकांशतः। तो अंतिम वर्ण की संज्ञा हलंतिम सूत्र से हो जाती है और यहाँ पहले वर्ण की संज्ञा लसक व तद्धित सूत्र से हो जाएगी। घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों के लिए चिंता वाली बात नहीं कि कौन कौन से सूत्र हैं, बिल्कुल आप लोगों को इनसे काम ही नहीं है, मेरा काम है बताना, वो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मौखिक रूप में बोल करके आप, और आपका काम है बस समझना कि शब्द कैसे बना बिना सूत्रों को समझे हुए, क्योंकि सूत्र समझना आपकी स्तर का नहीं है। क्योंकि इस कक्षा को संस्कृत वाले विद्यार्थी भी यदि देख रहे होंगे तो उनको जिज्ञासा होगी, स्वाभाविक हो रही होगी कि कौन सा सूत्र है, कैसे हुआ। लेकिन दूसरी तरफ उन विद्यार्थियों का भी हमें ख्याल रखना है बिल्कुल, जो 10वीं के बाद पहली बार रीड भाषा में संस्कृत का चयन करने वाले हैं और इसकी तैयारी करेंगे, उनका भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। तो सूत्र हमारे कोई काम के ही नहीं है, और जिन विद्यार्थियों की जिज्ञासा है सूत्रों को जानने की कैसे हुआ, वो मुझसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उनका जवाब मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो यहाँ ट का लोप हो गया, ल का लोप हो गया, बचा यू बचा यहाँ। फिर एक और यहाँ सूत्र आता है, वही सूत्र यू और नाकौ, वो सूत्र कहता है कि यू के स्थान पर अनादेश हो जाता है अन, यानी यू का भी क्या बन गया, अन बन गया, अन। तो हमारे सामने स्थिति बी और आके हम बना चुके, यण संधि नियमानुसार व्या, क्री धातु का क्री और लुट प्रत्यय में यू शेष रहा, यू को भी यू और नाकौ सूत्र से अनादेश हो चुका, तो स्थिति ऐसी बन गई व्याक्री अन। अब देखो फिर यहाँ पर संधि हो जाएगी, वही यण संधि, ई उ री के आगे भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र, तो री का र बना देंगे हम, तो री का र बनाने व्याकर, और इसमें जुड़ जाएगा र में पूरा बन गया व्याकरण, बन गया हमारा व्याकरण। अब एक नियम है कि र या श के आगे न आए तो न को अण में बदल दिया जाए, तो इस न को हम बदल लेंगे
अणमेय। र और श के आगे न आए तो न को बदल देंगे अणमेय। बिल्कुल सीधा सा बताऊं मैं सिंपल तरीके से आपको कि कहीं भी र या स के आगे न आए तो न को हम अणमेय बदल सकते हैं। ये हम अणमेय बदल दिया तो हमारा शब्द बन गया ही व्याकरण है। यदि आपको थोड़ी सी संधि समझने में दिक्कत आई हो कोई बात नहीं, जब हम संधि पढ़ेंगे बिल्कुल इसको और अधिक वहां विस्तार रूप से विस्तार देंगे और विस्तार के साथ इसका अध्ययन करेंगे। अभी केवल हमारा उद्देश्य था कि व्याकरण शब्द कैसे निष्पन्न हुआ, उसकी निष्पत्ति कैसे हुई, इसको समझना। तो हम समझ चुके कि व्याकरण शब्द हम इस प्रकार से बनाए हैं, वी आ क्री धातु और ल्युट प्रत्यय। तो व्याकरण शब्द हमारा बना है इस प्रकार से। अब प्रश्न हमसे कैसे पूछा जाएगा? व्याकरण इत्यस्मिन् शब्दे को उपसर्गः या इत्यस्मिन् शब्दे कति उपसर्गौ प्रयुक्तः। कितने उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं व्याकरण शब्द। कौन कौन? वी और आ, 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है व्याकरण शब्द वी और। कौन सा उपसर्ग है इसमें? तो वी भी उपसर्ग है और आंग भी उपसर्ग है। आंग ध्यान है इसलिए लिखा है, आपसे यदि उपसर्ग पूछा जाएगा पेपर में तो आ नहीं मिलेगा, आंग मिलेगा, इसलिए मैंने आंग लिखा है, आंग उपसर्ग। धातु के बारे में पूछा जाए तो क्री धातु बताएंगे। कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ल्युट प्रत्यय हम यहाँ बताएंगे। तो इस प्रकार से व्याकरण शब्द। अब बारी आती है व्याकरण शब्द कौन से लिंग में प्रचलित है, कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है। वही सारी चीजें हम बिल्कुल यहाँ स्पष्ट करते हुए चलेंगे साथ साथ। व्याकरण शब्द कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है, तो हम प्रत्येक अधिकांश जो प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्धारण कर सकते हैं। तो ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा केवल और केवल नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। बस 3 लिंग बताए हमने, जैसे कथ प्रत्यय तो तीनों लिंगों में प्रयोग हो रहा था, लेकिन ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द जो भी हैं वो केवल और केवल नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होंगे। न तो पुल्लिंग में प्रयोग होंगे न स्त्रीलिंग में, अपितु नपुंसक लिंग में, यानी एक ही रूप बनेगा। तो नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में प्राय म जोड़ हम देते हैं, तो हमारा शब्द बनता है व्याकरणम। व्याकरणम, तो व्याकरणम शब्द जो है उसका लिंग है नपुंसक लिंग। यदि हमसे व्याकरणम या व्याकरण शब्द का लिंग पूछ लिया जाए तो हम बताएंगे नपुंसक लिंग। केवल और केवल ये नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है और एक ही रूप बनेगा हमारे सामने। पहचान हम कर सकते हैं शब्द के अंत में अनम या अणम। किसी शब्द के अंत में अनम या अणम की ध्वनि हमें सुनाई दे रही हो तो वहां ल्युट प्रत्यय। हम आगे उनकी इस प्रकार से और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके लिंग की बात हो गई। अब हम आगे पढ़ें ये व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण की परिभाषा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। ये व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। देखो, अनेन जिसके द्वारा शब्दों की व्याक्रियन्ते व्याख्या की जाती है, जिसके द्वारा शब्दों की व्याख्या की जाती है, जिसके द्वारा शब्दों को व्याकृत से तात्पर्य मतलब व्याख्या करना, जिसके द्वारा शब्दों की व्याख्या की जाती है और व्युत्पाद्यन्ते व्युत्पत्ति की जाती है। व्युत्पत्ति मतलब रचना, उस शब्द की रचना कैसे हुई, बनावट कैसे हुई,
तो इसका अर्थ हुआ कि जिसके द्वारा शब्दों की व्याख्या की जाती है और व्युत्पाद्यन्ते व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय का विभाग किया जाता है कि शब्द में कौन सी प्रकृति है और प्रत्यय कौन सा है, जिसके द्वारा ये बताया जाता है, वही हमारा व्याकरण है। हमने पढ़ा भी, जैसे हम संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय विभाग किया, इसमें प्रकृति क्या है प्रत्यय क्या है, हमें किसने बताया, ये व्याकरण ने बताया। कि व्याकरण नहीं होता तो प्रत्यय कहाँ से आता और प्रकृति को हम कैसे ढूंढ पाते। तो ये सारी चीजें हमें व्याकरण ही सिखाती है। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। व्याकरण की परिभाषा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्। हिंदी में लिख लीजिएगा, जिसके द्वारा शब्दों की व्याक्रियन्ते व्याख्या की जाती है और व्युत्पत्ति अर्थात प्रकृति प्रत्यय का विभाग किया जाता है, वही व्याकरण है, वही व्याकरण है। हमसे यहाँ से इस परिभाषा से भी प्रश्न किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है इस प्रकार से, एन शब्दानां व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते तत्शास्त्रम किम, जिसके द्वारा शब्दों की व्याख्या की जाती है और व्युत्पत्ति की जाती है, वह शास्त्र कौन सा है। विकल्प में हमें दे दे साहित्यम व्याकरणम, तो हमारा आंसर सही जवाब क्या होना चाहिए, व्याकरणम। जिसके द्वारा एन, जिसके द्वारा शब्दों की व्याख्या और व्युत्पत्ति की जाती है, वह शास्त्र कौन सा है, व्याकरण है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब व्याकरण है। तो परिभाषा का भी महत्व है, इसको भी हमें ध्यान रखना नहीं, रखने वाली कोई चीज ही नहीं है। आपसे लिखाने वाला तो है नहीं वहां पर कि व्याकरण की परिभाषा लिखिए, पेपर में वो देगा और पूछ लेगा इस प्रकार से प्रश्न की, वह शास्त्र बताइए जिसमें शब्दों की व्याख्या और व्युत्पत्ति की जाती है। तो हमारा सही जवाब व्याकरण। केवल एक दो बार इस पर हमें नजर मारनी है, रटना बिल्कुल है ही नहीं। किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय सामग्री को हम रट के नहीं पढ़ेंगे, जैसा हमने हिंदी में पढ़ा है, बिल्कुल हर एक चीज को बारीकी से और समझ के पढ़ा है, उसी प्रकार से हम यहाँ संस्कृत भाषा में भी पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में गलत फहमी होती है कि संस्कृत तो एक रटने वाली विषय है, इसको तो रटकर ही पढ़ा जा सकता है और कोई उपाय ही नहीं है। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। हर एक चीज को यदि हम समझ के पढ़ें तो बिल्कुल और अधिक आसानी से हम उसे सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। तो हमने जाना व्याकरण शब्द की निष्पत्ति, व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परिभाषा, इसका लिंग ज्ञान। अब हम आगे बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के बाद संस्कृत व्याकरण का प्रयोजन क्या है। व्याकरण का प्रयोजन, व्याकरण का प्रयोजन क्या, प्रयोजन यानी उद्देश्य, क्यों इसको सम्मिलित किया गया संस्कृत भाषा में, व्याकरण क्या आवश्यकता महसूस हुई। तो व्याकरण का प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन इसका शब्दानुशासनम, इसका मुख्य प्रयोजन है व्याकरण का शब्दानुशासन, शब्दों को अनुशासन में रखना। यही सिखाता है हमें व्याकरण ही, शब्दों को अनुशासन में रखना। यदि व्याकरण नहीं होता तो हम शब्दों को कहीं भी कैसे भी रख देते। यही हमें बताता है कि पहले उपसर्ग का प्रयोग होगा, फिर धातु का प्रयोग होगा, फिर अंत में हमें प्रत्यय का प्रयोग हमें शब्द में करना है और किस प्रकार से करना है। तो व्याकरण का प्रयोजन जो है वो है शब्दानुशासन, मुख्य प्रयोजन। व्याकरण के अन्य भी प्रयोजन है 5। पंच प्रयोजनानि व्याकरणस्य पंच प्रयोजनानि सन्ति।
व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं। कौन कौन सा देखो, उसके लिए लिखा गया वार्तिक, रक्षोः आगम लघ्व संदेहा। व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं। मुख्य प्रयोजन तो शब्दानुशासन है। वैसे शब्दानुशासन महर्षि पतंजलि ने जो पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना है, अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उसको शब्दानुशासन कहा है। ये तो शब्दों का अनुशासन है। और व्याकरण का अपर नाम भी इसे हम कह सकते हैं, व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन भी है। हमसे प्रश्न किया जा सकता है, शब्दानुशासनम इति नामना क ग्रंथ ज्ञायते। शब्दानुशासनम इस नाम से कौन सा ग्रंथ जाना जाता है? साहित्यम व्याकरणम, कौन सा ग्रंथ है? तो व्याकरण, शब्दानुशासन। व्याकरण का दूसरा नाम हम कह सकते हैं शब्दानुशासन। और व्याकरण के जो अन्य 5 प्रयोजन हैं वो है रक्षोः आगम लघु संदेहा। कौन कौन से हैं? रक्षा, दूसरा ऊह, तीसरा आगम, चौथा लघु और 5वां असंदेह। ये 5 प्रयोजन हैं। इसमें से हम तोड़ के निकाले हैं, संधि कर, विच्छेद करके। आप केवल ऐसा डायरेक्ट समझ लीजिएगा, रक्षा, ऊ, आगम, लघु और असंदेह। रक्षा, वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। इसका प्रयोजन कि वेदों की हमारी रक्षा होती रहे, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। ऊह, ऊह से मतलब है यथा स्थान लिंग वचन पुरुष का हम परिवर्तन कर सके शब्दों में, इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, है कि कौन से शब्द में हमें कौन से लिंग, पुरुष और वचन का प्रयोग हमें करना है, इसलिए हमें आगम, षडंग वेदों का हमें अध्ययन होना चाहिए। यानी षडंग जो 6 अंग है वेदों के जो 6 अंग हैं उनका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। और लघु, शास्त्र लाघव या संक्षिप्तीकरण के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, है। ये लाघव, शास्त्र लाघव या संक्षिप्तीकरण की बात करता है कि हमें संक्षिप्तीकरण पढ़ना, संक्षिप्तीकरण के लिए व्याकरण का ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे संस्कृत भाषा में तो बिल्कुल संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया ही प्रयोग की जाती है। जैसे एक हिंदी में हम कहते हैं ई के जन संधि में ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, इस प्रकार से आदेश हो। जबकि संस्कृत में एक सूत्र कह दिया एको यणसी और बात खत्म, सब समझ गए उसमें क्या होता है एको यणसी। शास्त्र लागू। असंदेह, संदेह के निवारणार्थ, संदेह की निवारण के लिए भी हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए संदेह का निवारण करने के लिए। तो ये 5 प्रयोजन है। हमसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? व्याकरण से कति प्रयोजनानि सन्ति, व्याकरण के कितने प्रयोजन हैं? हमारा जवाब होना चाहिए 5। ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। व्याकरण से कति प्रयोजनानि सन्ति, 5। और ये 5 के नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये याद नहीं हो कोई बात नहीं, आपको केवल नाम याद रखना है। ये नहीं पूछेगा आपसे, नाम ही पूछेगा। कैसे प्रश्न पूछेगा? दूसरा, अधोलिखितेषु क व्याकरणस्य प्रयोजनम नास्ति। अधोलिखितेषु, नीचे दिए गए में विकल्पों में से कौन सा व्याकरण का प्रयोजन नास्ति नहीं है, या नास्ति की जगह अस्ति देते हैं, कौन से व्याकरण का प्रयोजन है? तो 5 में से जो हो वो व्याकरण का प्रयोजन हमारा है। यदि शब्दानुशासन भी दे दें विकल्प में, तो शब्दानुशासन भी व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है, ध्यान रखिएगा, ये भी इसमें आएगा, है। शब्दानुशासन भी व्याकरण का प्रयोजन। व्याकरण का तो ये बात हो गई। व्याकरण के 5 प्रयोजन आप इसको नोट कर सकते हैं। व्याकरण से 5 प्रयोजनानि सन्ति, 5 प्रयोजन है। कौन कौन से? रक्षा, ऊ, आगम, लघु और असंदेह।
इनकी परिभाषाएं आपको याद रखने की बात आवश्यकता नहीं है, वो नहीं पूछी जाएगी आपसे, केवल और केवल बस नाम ही पूछे जा सकते हैं कि रक्षा क्या है, ऊ क्या है, आगम क्या है, ये आपको याद रखने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखें। दूसरा आगे हम आप लिख लीजिएगा व्याकरण का अपर नाम। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन। व्याकरण को शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण को शब्दानुशासन के नाम से भी जानते हैं। पूछ लिया जाए शब्दानुशासनम इति नामना क ग्रंथ ज्ञायते, कौन सा ग्रंथ शब्दानुशासन के नाम से जाना जाता है? हमारा जवाब होना चाहिए व्याकरणम। तो ये हमने व्याकरण की भी, व्याकरण शब्द की भी विस्तार से यहाँ पर चर्चा की है। अब हम कुछ और भी प्रश्न हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछ लिया जाए व्याकरण से आदि प्रणेता या प्रवर्तक व्याकरण के आदि प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? व्याकरण के आदि प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? हमारा सही जवाब होना चाहिए ब्रह्मा। ब्रह्मा व्याकरण के आदि प्रणेता या प्रवर्तक। आदि से तात्पर्य प्रारंभिक। आदि संस्कृत में आदि शब्द का प्रयोग होता है प्राचीन, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक प्रणेता, प्रणेता रचना करने वाले, व्याकरण की रचना करने वाले। प्रवर्तक व्याकरण को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा। और यदि हमसे प्रश्न पूछा जाए व्याकरण से आदि आचार्य, व्याकरण के आदि आचार्य कौन है? प्रारंभिक आचार्य कौन है? सबसे पहले आचार्य नहीं, व्याकरण को पढ़ाने वाले कौन है? ये तो हमारा सही जवाब होना चाहिए पाणिनि। पाणिनि महोदय, जो हम आगे आने वाली क्लास में इनका विस्तार से परिचय लेंगे। हमसे पूछ लिया जाए व्याकरण से आदि ग्रंथ व्याकरण का आदि ग्रंथ, प्रारंभिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है हमारा अष्टाध्यायी, पाणिनि रचित। जो पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, वो हमारा पहला ग्रंथ है। तो ध्यान रहे, यदि व्याकरण के आदि प्रणेता या प्रवर्तक पूछा जाए तो जवाब हमारा ब्रह्मा होना चाहिए। आदि आचार्य पूछा जाए तो पाणिनि, और आदि ग्रंथ पूछा जाए तो अष्टाध्यायी हमारा जवाब होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम जो पढ़े, एक तो संस्कृत भाषा का परिचय हम पढ़े, व्याकरण का हमने परिचय पढ़ा। जितना बन सकते हैं प्रश्न उन सभी पर हमने चर्चा की। जितने भी इनसे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को हमने जाना था। इसके बाद ये चीजें हमने जानी। अब आगे बारी आती है संस्कृत व्याकरण की। जो संस्कृत व्याकरण का जो प्रारंभ हुआ वो किन मुनियों से हुआ? तो संस्कृत व्याकरण मुख्यतः जो है त्रिमुनि पर आधारित है। उन तीन त्रिमुनि में गणना होती है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। आगे क्लास में हम जो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उनमें से प्रश्न हमसे कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पर हम आगे आने वाली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।